हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज क्लास 11th पॉलिटिकल चैप्टर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर वर्ड से ही समझ में आ रहा है इलेक्शन। अब बेसिकली इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस बाय इट वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसीलिए देखो दोनों टर्म आ गए, इलेक्शन भी आ गया, रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव से ही रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया आपको। ठीक है, अब अभी इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। सो इंट्रोडक्शन की बात अगर करें तो अब जैसे आप अगर हम बात करें, ये कहता है हैव यू एवर प्लेड चेस। अगर हम चेस के रूल्स ही अगर रूल्स ही चेंज कर दें, इफ़ यू चेंज द रूल्स ऑफ चेस, then what will happen? What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than 2.5 square? Or what would happen if in a game of cricket there were no umpires? In any sport we need to follow certain rules. इस लाइन को समझना डियर। In any sport we need to follow certain rules. Change the rules and outcome of the game would be very different. अगर हम रूल्स चेंज कर देंगे तो उस गेम के आउटकम भी चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अ गेम नीड्स एन इम्पोर्टेंट अंपायर। Similarly, a game needs an impartial umpire whose decision is accepted by all the players. The rules and the umpire to be agreed upon before we begin to play a game. What is true of a game is also true of an election. जैसा गेम के लिए ट्रू है वो वैसा ही इलेक्शन के लिए भी ट्रू है। मीन्स जैसे गेम खेलने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हमको रिक्वायर होते हैं, एक अंपायर मीन्स जो उसको देखे कि ऑब्जर्वेट करे कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, तो वैसा ही इलेक्शन में भी होता है। एक इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, जो ये देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है, और एक उसका सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन प्रोसीजर होता है जिससे इलेक्शन कराए जाते हैं। द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव अडॉप्टेड। और डिपेंड करता है कि इलेक्शन आउटकम क्या आएंगे, हमने इलेक्शन कैसा अडॉप्ट कर रखा है। इलेक्शन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अभी हम बात करेंगे इनमें क्या क्या, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, what are characteristics of direct and indirect election. We will talk it about later. Okay, since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, these cannot be left to any government. That is why these basic decisions about election are written down in the constitution of a democratic country. अब किसी भी इलेक्शन के होने से पहले ही तो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि इलेक्शन कैसे होंगे, उसके रूल्स क्या होंगे। ऑब्वियस है कि किसी गेम को खेलने से पहले तो हम गेम के रूल डिसाइड करेंगे ना। अब इलेक्शन में क्या है कि भाई कोई सरकार, मान लो कोई एक रनिंग गवर्नमेंट है, अब रनिंग गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है कि इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि इलेक्शन में तो रनिंग गवर्नमेंट थोड़ी होगी, उसमें तो अदर अपोजिशन भी होगा ना, उसमें तो वो भी होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिस्ट कर दिया गया है कि वो कौन से रूल्स होंगे, वो क्या प्रोसीजर होगा जिससे हम इलेक्शन करवाएंगे। ओके, दैट इज व्हाई दीज बेसिक डिसीजन अबाउट इलेक्शन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. In this chapter, we shall study the constitutional provision regarding election and representation. We shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implication of the constitutional provision regarding impartial machinery for conducting elections. We shall also look at some suggestion for amending the constitutional power in this respect, constitutional provisions in this respect, sorry. After reading this chapter you would understand. तो पहली बात तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, मेथड क्या है, हमारे इंडिया में कौन सी मेथड हमने अडॉप्ट किए हैं, तो ये सब हम देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन कौन कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन एडोप्टेड इन आवर कंट्री, तो जो हमने अडॉप्ट कर रखा है
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. नाउ लेट्स चेक द न्यू हेडिंग, इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी. अब इस इलेक्शन और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है? क्या किसी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के रह सकती है? कैन वी हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या विदाउट इलेक्शन हम किसी देश में, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आ सकते हैं? अब आप खुद ही समझिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहाँ पर को लोग ही रूलिंग करने वाले हैं. ठीक है, अब्राहम लिंकन सेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द रूल बाय द रूल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल. ठीक है, तो यहाँ पर समझना ये है कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? अब आप खुद ही सोचिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. अब हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अगर हम एंशियंट ग्रीस की बात करें तो वहाँ कम पॉपुलेशन की वजह से हर कोई पार्टिसिपेट करता था डिसीजन मेकिंग में, हर किसी का पार्टिसिपेशन होता था. लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में हर कोई डिसीजन मेकिंग में आ सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने की या उनको चूज़ करने की जो मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्शन. एंड सेकेंड वन इज, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? हाँ, देयर इज़ मैनी कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन तब भी इलेक्शन होता है. जैसे आप चाइना में देखें, इलेक्शन होता है लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का इलेक्शन है. वहाँ पर को ऑब्वियस है इलेक्शन है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उसमें भी उस गवर्नमेंट में जो पावरफुल लीडर होगा वही तो प्रेसिडेंट बनेगा, तो उसके लिए भी अलग मेथड है. तो इसका मतलब, लेकिन वहाँ अलग है, वहाँ लोगों को पावर्स नहीं है, लोगों को इतनी पावर्स नहीं दी है. जैसा इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में अलग चीज, अलग मेथड है, अलग फिनोमिना है. Let us have a discussion in the classroom on both these questions by using examples for whatever we have learned so far in the previous classes. They say election are carnival of democracy, but this cartoon depicts chaos in state. In this true of elections always, is it good for democracy? वैसे हमें कहा जाता है इलेक्शन क्या है? एक तरह का किसी कंट्री का एक फेस्टिवल, उसको उसको फेस्टिवल का स्टेटस दिया जाता है. लेकिन ये कार्टून यहाँ पर कोई डिपिक्ट क्या कर रहा है? इसको एक तरह की आफत दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है. तो क्या ये इलेक्शन के लिए ट्रू भी है? क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? इज़ इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? तो इसके लिए तो आप एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हमेशा होता है. इज़ इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? The first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. All citizens cannot take that part in making every decision. Therefore, representatives are elected by the people. This is how elections become important. Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last elections. Elections have today become the most visible symbol of the democratic process. We often distinguish between direct and indirect democracy. A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. The ancient city-states in Greece were considered examples of direct democracy. Many would consider local government, especially Gram Sabha, to be the closest example of direct democracy. But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of the people. That is why rule by the people usually means rule by people's representative. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर कोई डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन कर सके. तो रूल बाय द पीपल का मतलब यहाँ पर कोई यूजुअली जो मतलब मीन्स इन बिहेवियर, इन प्रैक्टिस जो इसका मीनिंग है वो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. मतलब हम एक अगर हम कॉमन पर्सन की बात करें तो हम जाके वहाँ लेजिस्लेचर में बैठ के रूल्स नहीं बनाने वाले, हम यहाँ से अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजेंगे और वो हमारे लिए रूल बनाएंगे. ऑल्दो थोड़ा सा बिहेवियर में कुछ ऑड लगता है, ठीक है, वो तो फिर पॉलिटिक्स वो अलग बात है, लेकिन होता यही है कि वो हमारे लिए रूल बनाते हैं. अब कभी रूल सब तक उसका बेनिफिट पहुंचता है, कभी नहीं भी पहुंचता है. सब तक, कुछ लोगों को तक पहुंचता है.
In such an arrangement, citizens choose their representatives who, in turn, are actively involved in governing and administering the country. The method followed to choose these representatives is referred to as an election. आप आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्शन, तो आप कह सकते हो द मेथड followed to choose representatives या our representatives is referred to as an election. Thus, the citizen have a limited role in taking major decision and in running the administration. तो हम कह सकते हैं कि लोगों का लिमिटेड रोल है, क्योंकि हमारा काम तो क्या है, हमने तो रिप्रेजेंटेटिव बना लिए, चुन लिए, अब वो एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं, और वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. और हालांकि दे कैन नॉट मेक अ ऑटोनॉमस स्टेट. They are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly through their elected representatives. In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives become very important. तो इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने अगर एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को भी हमने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ जाने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जो प्रोसेस हो, जो इलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, वो बहुत क्लीन हो और फेयर हो, उसमें किसी तरह का. इसीलिए एक इलेक्शन कमीशन एक फ्री, आप कह सकते हो कि एक फ्री बॉडी है, ठीक है, उसमें किसी का किसी पे कोई किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं आती है. The second question reminds us of the fact that not all elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as a democratic. They do so by holding elections such a way that it does not threaten their rule. Can you think of some examples of such non-democratic elections? What do you think would distinguish a democratic from a non-democratic election? What can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic way? तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक जहाँ इलेक्शन होता है, और they do so by holding election in such a way that it does not threaten their rule. तो कुछ लोग तो उसको ऐसा दिखाते हैं कि वो डेमोक्रेटिक ही लगे, ताकि लोग डरे ना. This is where constitution comes in. The constitution of a democratic country lays down some basic rules about election. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislature. These basic rules are usually about who is eligible to vote, who is eligible to contest, who is to supervise election, how do the voters choose their representatives, how are the votes to be counted and representatives selected. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता रखा है कि कैसे इलेक्शन होंगे. अब उसमें बेसिकली बताया क्या है, वो रूल्स कौन से सेट किए गए हैं. हमने कहा ना कि हम गवर्नमेंट पे ये काम नहीं छोड़ सकते, हम लेजिस्लेचर पे ये काम नहीं छोड़ सकते कि वो रूल्स बनाएं, क्योंकि वो तो किसी भी जब भी वो रूल बनाएंगे रिगार्डिंग इलेक्शन, तो वो तो कुछ हो सकता है कुछ ऐसा रूल बना दे जो उन्हीं के फेवर में हो. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बना दिया कि ताकि आप लोग इसमें कोई कुछ गलत ना कर सके. तो बेसिकली वो बेसिक रूल्स क्या हैं, कौन एलिजिबल है, कौन वोट कर सकता है, हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, और कौन कंटेस्ट में बेसिकली कंपटीशन में खड़ा हो सकता है, हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, कौन सुपरवाइज करेगा, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कैसे वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, हाउ आर द वोटर्स टू बी कंडक्टेड एंड रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड. सो दीज आर सम क्वेश्चंस which we have to answer. Okay, students, like most democratic constitution, the Constitution of India answers all these questions. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair and can thus be called democratic. The last two questions are about ensuring a fair representation. In this chapter, you will consider both these aspects of the constitutional provisions about elections. अब अगर constitution में इसको enlist किया गया है, if this is enlisted in our Constitution of India, so by which article we do elections, conduct elections, article 324. Okay, what is the need of writing these rules in the constitution? Why can't these be decided by the parliament or by all the parties before every election? So this is not possible
ये मैंने बात करी कि पहले डिसाइड नहीं हो सकता, फिर तो गेम का हर बार अगर गेम के रूल्स बदलेंगे तो उसके तो आउटकम भी बदलेंगे ना। बात समझ रहे हो, इसीलिए पहले एग्जांपल दिया था।